डियर स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो यार प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात किया था? इवोल्यूशन के बारे में। या सुनो, एवोल्यूशन के बारे में बात किया था। उसमें हमने क्या देखा था? इवोल्यूशन क्या था? बेसिकली इट इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ग्रेजुअल चेंजेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में एवोल्यूशन के बारे में अच्छे से बात की। ठीक है, तो चलो यार वो तो ठीक हो गया, मतलब वो क्या था, थियोरेटिकल नॉलेज के लिए ठीक था। बट इन रियलिटी हमें क्या करना पड़ेगा? उसको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ करने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए। ठीक है, कुछ एविडेंसेस चाहिए जो कि एवोल्यूशन को क्या करते हो? सपोर्ट करते हो। क्या करते हो? सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बुक में क्या दे रखा है? बहुत सारे एविडेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है? वन बाय वन गो थ्रू करना है। इसमें सबसे पहला एविडेंसेस दे रखा है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, क्या दे रखा है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। किसके बारे में बात करेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दैट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। किसके बारे में? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बाद क्या आता है हमारा? दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स। क्या आता है? क्या आता है? कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, क्या होता है उसको हम देखेंगे वन बाय वन डिटेल में। ठीक है, तो लास्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। किसके बारे में? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है? बेसिकली वन बाय वन सारे एविडेंसेस को गो थ्रू करना है। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस? एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस विच आर बेस्ड ऑन, क्या है? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। किस पे बेस्ड होता है? सिमिलैरिटीज present in the physical appearance। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कॉल्ड क्या बोलते हैं भाई? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अरे बात सुनिए, ठीक है, इसका शॉर्ट में ऐसा लिख लीजिए, करेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। आइए एक बार रीड करते हैं। एविडेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज प्रेजेंट इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, मतलब क्या है कि यार फिजिकल अपीयरेंस में क्या होना चाहिए? सिमिलैरिटीज किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेसिकली वो एविडेंसेस किसका एविडेंसेस होगा? दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के जो समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखिए ऐसा, वेरियस सिमिलैरिटीज such as structure of the mouth, from a nostril. Yes or no? Nostril.
ईयर पिन्नास, ईयर पिन्नास, ठीक है, कॉमा पोजीशन ऑफ आईज, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, वेरियस सिमिलैरिटीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्नास, पोजीशन ऑफ आईज एक्सेट्रा, ठीक है, आर सीन, यहाँ क्या आएगा, आर सीन इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर बेसिकली क्या सिमिलैरिटीज पाई गई, उनके स्ट्रक्चर ऑफ माउथ क्या थे, सिमिलर थे, उनके स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल क्या थे, उसमें भी सिमिलैरिटीज पाई गई, सारी बात समझ। तो ये सारे फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर क्या पाए गए, सिमिलर पाए गए, क्या पाए गए, सिमिलर पाए गए, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है, मतलब वन ऑफ द प्रूफ है किसका, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का, ठीक है। आइए इसी में एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिए, वाइल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केस में क्या होता है, सिमिलैरिटीज इन the लीव्स शेप, ठीक है, लीव्स शेप, कॉमा लीव्स वेनेशन, लीफ पेटियोल्स, एक्सेट्रा आर सीन, आ रही है बात समझ, ठीक है। आइए एक बार रीड करते हैं, while in case of plants similarities in their leaf shape, leaf venation and leaf petioles etc are seen, आ रही है बात समझ। तो ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या क्लियर है कि यार ये दोनों एग्जाम्पल में क्या बता रखा है कि फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स का, अरे बात समझ, क्या है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, क्या कर रहा है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, अरे बात समझ, ठीक है। प्लांट्स में, डिफरेंट प्लांट्स में भी शो कर रहा है और डिफरेंट एनिमल्स में भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये दोनों एविडेंसेस के थ्रू हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, दिस इंडिकेट्स that there is some similarities in the, ठीक है, the above groups, yes or no, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सिमिलैरिटीज इन द अबव ग्रुप्स, yes or no, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। तो ये क्या प्रूव करता है, हेंस it proves that they must possess some common ancestors, अरे बात सुन, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, कैसे हो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो यार सबसे पहले डिफाइन करते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है,
कि एविडेंसेस, देखिए ऐसा एविडेंसेस which are based on anatomical anatomical structure of bones, ठीक है, present in the living organism, ठीक है, organism are called क्या बोलते हैं भाई, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो ए डॉट ई, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका सिंबल ए डॉट, ठीक है। तो आइए एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या बोलता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एविडेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन anatomical structures of bone present in living organisms are called anatomical evidences, ठीक है। क्या बोलते हैं anatomical evidence। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे, वेरियस similarities ठीक है, वेरियस similarities in the anatomical structure, ठीक है, क्या है anatomical structures of bones, ठीक है, of bones and bony joints in organs, ठीक है, in organs of different animal, क्या, of different animals such as human hand, again human's hand, और क्या आएगा, कैट्स फोर लेग, या सुनो कैट्स फोर लेग, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, again फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पैटेगियम्स ऑफ बैट, ठीक है, पैटेगियम्स ऑफ बैट्स, क्या सुनो एक्सेट्रा, ठीक है, आर सीन, ठीक है, आर, ठीक। अरे बात समझो, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज, कौन से सिमिलैरिटीज, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के सिमिलैरिटीज, किसके अंदर, ह्यूमंस के हैंड के अंदर, ठीक है, कैट्स के फोरलेग के अंदर, और फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स के अंदर, और पैटेगियम ऑफ बैट्स के अंदर, ठीक है। क्या पाया गया है, सिमिलैरिटीज पाया गया उनके बोन्स के स्ट्रक्चर्स में, किसके, ये सारे एनिमल्स के, ठीक है। ये सारे एनिमल्स के बोन के स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्या पाया गया, सिमिलैरिटीज पाया गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली ये सारे भी किससे इवॉल्व हुए होंगे, एक कॉमन एंसेस्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो इनका भी क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इंडिकेट्स क्या इंडिकेट्स कर रहा है, दैट they must have a common ancestors, क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर। आई बात समझ, ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है
ये सब क्या होंगे बेसिकली, इनका ये सबका क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर्स होगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ होगा, इवॉल्व होते गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा पूरा एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, ठीक है। आइए पेज नंबर 4 पे हमें कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दे, ठीक है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब उसके बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। हमें पता है यार ऑलरेडी क्या क्या प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर है कि नहीं, लिवर प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक, या सुनो स्टमक प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। और क्या लिख सकते हैं, हार्ट, ठीक, हार्ट होता है। और क्या लिख सकते हैं, किडनी, या सुनो किडनी, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। आर द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, यस और नो। एनिमल्स के अंदर सारे ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट, ठीक। और भी होते हैं ऑर्गन्स जैसे कि रूट्स, स्टेम, है कि नहीं, ये सारे ऑर्गन्स बेसिकली प्लांट्स के अंदर भी एज अ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ प्लांट्स, organs such as roots, stem, leaves are present, yes or no, present, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या है। Is each of the organ useful to organism? Is each of the organ useful to organism? इसका क्या मतलब हुआ, सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी ऑर्गन है क्या वो सारे यूजफुल हैं? जी हाँ, वो सारे यूजफुल हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। यहाँ लिखिए यस, ठीक है। क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर यूजफुल टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बट सम ऑफ देम मे नॉट फंक्शनल वेरी वेल, ठीक है। मतलब कुछ कुछ होते हैं जो फंक्शन नहीं करते हैं बट वो यूजफुल है, अरे बात समझ, ठीक है। तो क्या हो गया, सम ऑफ देम, क्या था हमारा, यस मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म बट सम ऑफ देम आर नॉट फंक्शन वेरी वेल, ठीक है। ऑलराइट, दे आर कॉल्ड, यहाँ लिखिए इसमें, दे आर known as क्या बोलते हैं भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अरे बात सुनिए, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन। अगर आप इसे लिखना है लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आइए देखते हैं क्या दे रखा है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका डिफाइन करते हैं, क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, कि डीजेनरेटेड, लिखिए ऐसा, डीजेनरेटेड और underdeveloped
यूजलेस ऑर्गन, ठीक है, यूजलेस ऑर्गन्स of organisms are called क्या बोलते हैं भाई, आरी बात समझ, ठीक है, आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिख लो, वी डॉट, ठीक है, ऑलराइट। सो ये बेसिकली क्या हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन, क्या हो गया इसका डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, आइए एक बार रीड करते हैं, डीजेनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। आइए इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो देखते हैं, क्या दे रखा है कि इवन दो even though even though vestigial organs are not functionable, are not functional functionable in certain organism, ठीक है, certain organism it may be functionable, ठीक है, functionable in other organism, ठीक है। सर इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बात तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन यार ये कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा नॉन फंक्शनलेबल होगा, है कि नहीं, बट कुछ में ही होगा। अब जिस जिस ऑर्गेनिज्म में फंक्शनेबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में फंक्शनेबल नहीं होगा, ठीक है, कुछ के केसेस में नहीं है बट दूसरे के केसेस में क्या होगा फंक्शनेबल होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स इज useless organ in human, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है एज अ यूजलेस ऑर्गन होता है, बट इट इज फुल्ली फंक्शनलेबल, क्या बोल रहा हूँ मैं, फुल्ली फंक्शनलेबल इन रूमिनेंस, किसमें होता है रूमिनेंस, ठीक है, रूमिनेंस के केस में क्या होता है फुल्ली फंक्शनेबल होता है, अरे बात समझ, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अपेंडिक्स, अरे बात समझ, ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज वेरियस, क्या है वेरियस वेस्टिजियल organs such as tailbone, ठीक है, tailbone, ear pinna, next wisdom teeth, yes or no, wisdom teeth, ठीक, body hair and so on, and etc and etc are प्रेजेंट,
ठीक है, इन ह्यूमंस। अरे बात सुनो, तो ये था हमारा बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एविडेंस, दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दे रखा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। ठीक है, तो यार सबसे इस तरीके से मैंने आपके लिए लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। ठीक है, क्या दे रखा है डेफिनेशन, दैट इज एविडेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। ठीक है, रिमिनेंट्स और इम्प्रेशन कैसे होने चाहिए, ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, अंडरग्राउंड में। कैसे, एज फॉसिल्स आर कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अरे बात समझ। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि नहीं। ऑलराइट, सो आगे क्या दे रखा है इसमें, कार्बन कंजप्शन स्टॉप्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यार अगर कोई प्लांट्स और एनिमल उनका जब डेथ हो जाता है कि नहीं, उनका जब डेथ हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन कंजप्शन है, यानी कि जो कार्बन साइकिल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, यस और नो। तो बेसिकली उसी तरीके से कार्बन साइकिल जो होता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, स्टॉप्स हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कब होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि एंड ओनली डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन 14, पहली बात तो C14 क्या है, एक रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, यस और नो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बेसिकली डीके होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, डीके होना स्टार्ट होता है। डीके होना स्टार्ट मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि यार जब कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो बेसिकली उसके अंदर के जितने नंबर ऑफ कार्बन थे वो कार्बन साइकिल रुक गया वहां पे, है कि नहीं, कार्बन कंजप्शन वहां पे स्टॉप हो गया। तो जब वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्या होते जाएगा, अब वो डिक्रीज होते जाएगा, उसके नंबर में डिक्रीज होते जाएगा। अरे बात समझ में, उसी को क्या रखा है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कम होते जाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, the ratio of C14 to C12 changes continuously with time। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेशियो ऑफ C14 टू C12 क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा। कैसे चेंज होगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं, क्योंकि क्या होगा, डिके हो रहा है, यानी डिक्रीज होते जाएगा। आगे क्या दे रखा है, कब होगा डिक्रीज, आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होता है। ठीक है, इस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गेनिज्म का टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये कौन से एरा में क्या हुआ होगा, प्रेजेंट रहा होगा। अरे बात सुनिए, ठीक है, सो ये कार्बन डेटिंग, डोंट वरी, आप ये हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, स्पाइसेस, amphibians and some reptiles are found in the lower level of ground, which indicates that they evolved around Planozoic era। ठीक है, पी एरा मतलब प्लेनोजोइक एरा। ठीक है, इस एरा में बेसिकली कौन कौन इवॉल्व हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस और सम रेप्टाइल्स, मतलब ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली ये लोग कहाँ पे इवॉल्व हुए, प्लेनोजोइक एरा में। कहाँ पे, प्लेनोजोइक एरा में हुए। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है, fossils of reptile are also found in middle layer of ground indicating that they belong to Mesozoic era। ठीक है, Mesozoic era। तो यहाँ पे बेसिकली कौन है, सारे रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से एरा को, Mesozoic era को। अरे बात सुनो, देखो आप देख सकते हो Mesozoic era किस कौन डोमिनेट कर रहा है, रेप्टाइल्स। प्लेनोजोइक में कौन डोमिनेट कर रहा था, रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स मतलब थोड़े बहुत रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे और पाइसेस थे, अलोंग विद इनवर्टिब्रेट्स। अरे बात सुन, वो सारे कहाँ पे थे, प्लेनोजोइक एरा। जैसे ही मेसोजोइक एरा आया, डोमिनेंस किसका बढ़ गया, रेप्टाइल्स का। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, the top layer of the ground, the top layer of the ground has fossils of aves and mammals, which implies that they are evolved in Cenozoic era।
ठीक है, मतलब एप्स और मैमल्स कहाँ पे इवॉल्व किए गए हैं? सीनोजोइक एरा में। कहाँ पे? सीनोजोइक एरा में, मतलब यहाँ पे। आ रही है बात समझ में यहाँ पर? ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमें कि द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स at different layers of soil shows that evolution took place in animals। आ रही है बात समझ? मतलब जैसे जैसे हमें देखो, जैसे जैसे हम सॉइल के मतलब लेयर्स में जा रहे हैं, जैसे टॉप लेयर, मिडिल लेयर या लोएस्ट लेयर तक जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट एनिमल्स से क्या मिलते जा रहे हैं? फॉसिल्स मिलते जा रहे हैं। जैसे नो फॉसिल्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉसिल्स बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनमें धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम में इंक्रीजमेंट आते गया, इवोल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ है? टेक प्लेस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑकर हुआ है। अरे बात समझ लो, जैसे जैसे टाइम में इंक्रीजमेंट आते गया है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑकर हुआ है। अरे बात समझ में? इवोल्यूशन ऑकर हुआ है, और ड्यू टू दिस इवोल्यूशन ओनली, इवोल्यूशन की वजह से इसमें क्या होते गया? धीरे धीरे क्या आते गया? ग्रेजुअल चेंजेस आते गए। अरे बात समझ? ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा क्या? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कनेक्टिंग लिंक्स। आइए देखते हैं क्या होता है कनेक्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्या होता है कनेक्टिंग लिंक्स। आइए डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्या होता है कनेक्टिंग लिंक्स। सम प्लांट्स, देखिए यहाँ पे, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स shows few morphological characters। क्या बोल रहा हूँ मैं? morphological characters, ठीक है, characters by which they can be related to two different groups, ठीक है, two different groups are called as क्या बोलते हैं भाई? कनेक्टिंग लिंक्स। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। आगे बात समझ, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स। ये हमारा बेसिकली कनेक्टिंग लिंक्स का डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? आइए रीड करते हैं एक बार। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शोज फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी related to two different groups are called as connecting links, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लोग डक बिल। क्या लेंगे? डक बिल प्लैटिपस, ठीक है, डक बिल प्लैटिपस। तो क्या होता है बेसिकली? एक कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक। किसके अंदर होता है? दो ग्रुप्स के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप होता है दैट इज रेप्टाइल्स। पहला ग्रुप क्या होता है? रेप्टाइल्स, ठीक है। और दूसरा ग्रुप इसी में आता है दैट इज क्या होता है? मैमल्स। क्या होता है? मैमल्स, ठीक है। तो ये दो ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक, ऐसा कनेक्टिंग लिंक एक्ट करता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज डक बिल प्लेटिपस, ठीक है, इस एग्स ले करता है, किसके जैसा करता है? रेप्टाइल के जैसा लाई करता है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास क्या मेमोरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड होता है। और इसके पास बॉडी हेयर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? मैमल्स के जैसा रिजेंबल कर रहा है। किसके साथ? मैमल्स के जैसा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैमल्स के ग्रुप में भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यार यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इसके पास दोनों ग्रुप्स के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं साथ में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टिंग लिंक्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, लंग फिश ले लो। क्या ले लो? लंग फिश, ठीक है।
अब लंग फिश की क्या खासियत होती है, ये देखो, ये भी दो ग्रुप्स में क्या करता है, ये भी दो ग्रुप में क्या करेगा, अपने आप को कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा दो ग्रुप का। सबसे पहला ग्रुप किसके साथ रिजेंबल करेगा, सबसे पहली बात तो ये पाइसेस के ग्रुप के साथ रिजेंबल करते है कि नहीं, फिश है पहली बात तो, लंग फिश नाम से ही समझ में आता है, फिश मतलब पाइसेस में आएगा। ऑलराइट, और क्या होता है इसके पास, लंग्स है। अब लंग्स किसके पास होता है यार, एम्फीबियंस के पास होता है, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस। अरे बात समझो। अब यार देखो, ये पाइसेस और एम्फीबियंस, ये दो अलग अलग ग्रुप में इसके पास कैरेक्टर्स कैसे आती है। देखो पाइसेस क्यों बोला गया, जस्ट बिकॉज ये फिश है, ठीक है। सारे फिशेस कौन से कैटेगरी में आते हैं, पाइसेस के कैटेगरी में आते हैं, या सुनो, पाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। अब एम्फीबियंस के पास क्या खासियत होती है कि इनके पास लंग्स होता है, क्या होता है, कम ऑन, क्या होता है, इनके पास लंग्स होता है, ठीक है। तो लंग फिश के पास क्या होता है, बेसिकली लंग्स होता है कि नहीं। तो ये लंग्स होने की वजह से इसको कौन से ग्रुप में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जा रहा है, एम्फीबियंस में भी इसके पास क्या पाया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसी में और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज पेरीपेटस। क्या है, पेरीपेटस, ठीक, पेरीपेटस का एग्जांपल देखते हैं। अब पेरीपेटस में क्या यूनिक है, पेरीपेटस में क्या खासियत है कि यार ये भी कनेक्टिंग लिंक होता है दो अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है एनिलिडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स। अरे बात है। अब देखो, एनिलिडा के पास क्या खासियत होती है, जितने भी एनिमल्स जो कि एनिलिडा के ग्रुप में आते हैं, जितने भी एनिमल जो कि एनिलिडा के ग्रुप में आते हैं, उनका बॉडी क्या होता है, बेसिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है कि नहीं, क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। और उनके पास क्या होते हैं, थिन क्यूटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, थिन क्यूटिकल्स होते हैं। सारी बात समझ, ठीक है। और उनके ऑर्गन कैसे होते हैं, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन होते हैं कि नहीं, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन होते हैं। तो ये, अब देखो पेरीपेटस के पास क्या होता है, इसके भी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, एनिलिडा के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। अब आर्थ्रोपॉड्स की क्या खासियत होती है, आर्थ्रोपॉड्स की क्या खासियत होती है कि इनके पास क्या होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है पहली बात तो, यस और नो, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कौन शो करता है, पेरीपेटस शो करता है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एज अ कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप में होते हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे क्या थे, एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ये अब ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आइए लिखते हैं। दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं, दैट मैमल्स, ठीक है, मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम, ठीक है, इवॉल्व फ्रॉम, कहाँ से इवॉल्व है भाई, रेप्टाइल से इवॉल्व है, कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल्स, यस और नो, रेप्टाइल से इवॉल्व है। वाइल amphibians, amphibians are evolved from, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, पाइसेस। अरे बात सुन, चलो, तो ये इंडिकेट कर रहा है, अरे बात सुन। तो ये था हमारा पूरा कनेक्टिंग लिंक्स। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एविडेंसेस, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे एविडेंसेस, एविडेंसेस which are based on, which are based on similarities, क्या लिख रहा हूँ मैं, similarities
present in the initial stage of development. Present in the initial stage of development and decreases gradually. ठीक है, gradually are called क्या बोलते हैं भाई, embryological evidences. embryological evidences. अरे बात सुन, डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन। आइए एक बार रीड करते हैं। Evidences which are based on similarities present in the initial stage of development and decreases gradually are called embryological evidence. ठीक है, ठीक है, ये था हमारा डेफिनेशन, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, embryos of different vertebrates. क्या बोल रहा हूँ मैं, different vertebrates shows similarities in the initial stage. क्या बोल रहा हूँ मैं, initial stage of the डेवलपमेंट, ठीक है। सो इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में बेसिकली क्या दिखाते हैं, सारे इनके एम्ब्रियो सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, दिस इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट they must have same origin. अरे बस, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हमने देखा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 6 टाइप्स के एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या था हमारा, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद क्या था, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। थर्ड में क्या हमने देखा, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फिर फिफ्थ नंबर पे हमने देखा दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स, और लास्ट में हमने देखा दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एविडेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन्स थियरी के बारे में, ठीक है, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।